आज हम जनरल नॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे जो हाल के एग्जाम्स में आए हैं और आगे भी आने वाले हैं। मित्रों, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। परिसीमन आयोग वर्तमान में बहुत चर्चा में है। पहला क्वेश्चन है अपना, परिसीमन आयोग क्या काम करता है? मित्रों, इसका कार्य है विधानसभा और लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन। अब तक हमारे देश में 4 गठित हो चुके हैं, 4। 5वां अभी बनेगा और 5वें के आधार पर 2029 का लोकसभा चुनाव होगा। इस हिसाब से जनसंख्या एक आधार होना चाहिए, लेकिन लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन में या पुनर्गठन में या परिसीमन में एक जैसे शब्द हैं। जनसंख्या को दरकिनार किया जाता है, जिसका कारण यह है कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था, वो वहाँ सीटें घट जाती हैं और उत्तर भारत में जहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून ढंग से लागू नहीं हुआ तो वहाँ जनसंख्या बढ़ने के कारण सीटें बढ़ जाती हैं। इसलिए जनसंख्या को दरकिनार कर दिया गया है। वर्तमान में जो क्षेत्र गठित किए हैं 1971 की जनगणना के आधार पर है। मित्रों, ध्यान रखें, इसका आधार वर्ष है 1971 और अब आगामी जो होगा उसमें क्या तय किया जाएगा। अभी तक तो इस आयोग का गठन नहीं हुआ है। अब तक आप याद रखें कि 4 आयोग गठित हो चुके हैं और ये केवल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है। और एक इसमें ये क्वेश्चन भी आता है मित्रों, आया हुआ भी है कि परिसीमन आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो परिसीमन आयोग का मंत्रालय है विधि एवं कानून मंत्रालय। कानून मंत्रालय भारत सरकार के अधीन परिसीमन आयोग काम करता है। इसका एक तरीके का यह सबऑर्डिनेट संगठन हो जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग, इसका गठन आरटीआई एक्ट 2005 से हुआ है और ये एक बार ये प्रश्न भी आया था कि ये किस धारा में गठित होता है। तो मित्रों, इसकी धारा है 12। धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होता है जब हम किसी विभाग में पहली अपील करते हैं, दूसरी अपील करते हैं और संतुष्ट नहीं होते तो अंत में हम सूचना आयोग की शरण लेते हैं। आरटीआई में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है सूचना आयोग का और सूचना आयोग प्रतिदिन 250 रुपये से लेकर के अधिकतम 25,000 तक जुर्माना राशि लगा सकता है। इसका मंत्रालय पूछा जाता है मित्रों, ये कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन है। किसमें है? कार्मिक मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अधीन केंद्रीय सूचना आयोग काम करता है। भूलवश हम सूचना और प्रसारण विभाग कर बैठते हैं जो इसका जवाब नहीं होता। मित्रों, सूचना और प्रसारण विभाग केवल टेलीफोन, डाक, तार इनसे संबंधित डिपार्टमेंट होता है, आरटीआई से संबंधित नहीं है। फिर हम चर्चा करते हैं प्रशासनिक अधिकरण, जिसको अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहते हैं। ये कर्मचारियों से संबंधित जो शिकायतें हैं, जो न्यायिक प्रकार के फैसले होते हैं, उनको सुनते हैं। इनकी पीठ जैसे राजस्थान में 2 है, पहले जोधपुर जयपुर में थी और दूसरी होगी जोधपुर में। यानी राजस्थान में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 2 पीठें हैं। पूरे देश में इनकी वर्तमान में कुल 26 पीठ है। ये याद रखना, संख्या आ जाती है। कितनी पीठें हैं? 26। और ये अनुच्छेद है 323 क में, क्योंकि हम चर्चा करते हैं 308 से 323 तक सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग भी आ जाते हैं। अनुच्छेद 323 क में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का गठन होता है। ये अर्ध न्यायिक प्रकार के यानी कोशी जुडिशियल प्रकार के संस्थान होते हैं
जो न्यायिक तरीके से किसी भी मामले की सुनवाई करते हैं। हाई कोर्ट से इनका न्याय सस्ता होता है, त्वरित होता है, फास्ट भी होता है, क्योंकि सीधा डिपार्टमेंट का कनेक्शन है। और इनकी स्थापना का वर्ष है मित्रों 1985। और एक बार यह प्रश्न भी आया था कि किस संविधान संशोधन में इनका प्रावधान हुआ, तो 42वां जो संविधान संशोधन है वो बहुत लंबा चौड़ा है। 42वें संशोधन से, यानी तुरंत यह एक्शन नहीं हुआ, कुछ वर्ष बाद हुआ। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, और जबकि यह लागू हुआ 9 वर्ष बाद 1985 में। लेकिन मूल भावना 42वें संविधान संशोधन की देन है 323 क में। फिर हम चर्चा करते हैं, बिंदुवार चल रहे हैं मनरेगा। मित्रों, सामान्य जो रोजगार कार्यक्रम है वो किसी कानूनी गारंटी से जुड़े हुए नहीं है, जबकि ये मनरेगा एक बाकायदा अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार ने लागू किया था। संसद ने मनरेगा एक्ट पारित किया और ये फरवरी 2006 से लागू हुआ है। कब से? फरवरी 2006 से ये शुरू हुआ। और बहुत इजी याद रहेगा, राजस्थान के कितने जिलों में लगा था पहले? राजस्थान में 6 जिलों में। देखिए 2006 से ये कानून लागू हुआ और 6 जिलों में राजस्थान में शुरू हुआ। भारत के चुनिंदा जिलों में यह कार्यक्रम लागू हुआ था। वर्तमान में ये पूरे भारत में लागू है। 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है कानूनन। और स्थान कहां से हुआ? अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। हम मनरेगा की चर्चा कर रहे हैं। मनरेगा अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से। हालांकि शुरुआत में इसका नाम नरेगा था। 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी के साथ जोड़ करके मनरेगा कर दिया गया। फिर मित्रों, बार बार हम चर्चा कर चुके हैं 103वां संविधान संशोधन यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण का है, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया जा गया है। महिला आरक्षण बिल, और अभी जो केंद्र सरकार ने जो भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, इनमें बदलाव किए हैं, ये क्वेश्चन भी श्योरली आएंगे, तो इनका भी आप ढंग से तैयार करें। और हम इन वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से याद रखें। साथियों, पढ़ते सभी हैं, लेकिन पढ़ा हुआ याद कौन रख पाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है। तो किस बढ़िया तरीके से हम याद रखें, वो ही हमें विजय दिला सकता है। 65वां संविधान संशोधन, ये मित्रों 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने पारित किया था। एससी और एसटी आयोग का गठन हुआ, और दोनों के लिए पहले एक आयोग गठित हुआ था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। दोनों के लिए एक है एससी एसटी आयोग। और इसके पहले अध्यक्ष रामधन को बनाया गया था। रामधन तत्कालीन जनता दल के वरिष्ठ लीडर थे। और फिर 89वें संविधान संशोधन यानी 2003 में इसका विभाजन कर दिया गया। ये क्वेश्चन आया है, अभी आया है कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एससी एसटी आयोग को पृथक किया गया है, अलग किया गया है। एससी एसटी के लिए अलग अलग आयोग और इनको संवैधानिक दर्जा, दोनों चीजें नेवासी से मिल गई कि अलग कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक अलग आयोग है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग आयोग है, और एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी है जिसका नेवासी संशोधन से संबंध नहीं है, वो अलग है। एससी एसटी के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोगों का गठन, पहले ये दोनों के लिए एक था। और इनको संवैधानिक दर्जा भी मिल चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको स्थान मिल चुका है। फिर मित्रों, एक पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और करंट का भी है। वो क्वेश्चन है त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में हम हंग पार्लियामेंट भी कहते हैं। हंग पार्लियामेंट यानी अधर झूल में लटकी हुई। तो त्रिशंकु संसद होती है जिस लोकसभा में सरकार को, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हो, उसको हम एस कहते हैं, त्रिशंकु संसद। और वैसे त्रिशंकु विधानसभा भी होगी अस्पष्ट बहुमत में त्रिशंकु
संसद का गठन होता है। ये वैसे राष्ट्रीय हित में नहीं होती त्रिसंघ संसद। और इसके बाद आता है मित्रों आसियान। आसियान का गठन 1967 में हुआ था। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। जिसमें भारत के जो पूर्व के देश हैं वो हैं। अब याद रखें कि बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। 1967 और ये कहां है? थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ये 5 देशों के शासनाध्यक्ष मिले थे। उन्होंने ये तय किया कि हम जो दक्षिण एशिया के पूर्वी देश हैं अपना एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मंच बनाएंगे और उस मंच के माध्यम से हम दुनिया के अन्य देशों से हमारे विचार साझा करेंगे। तो मित्रों शुरुआत में इसके 5 सदस्य थे और वर्तमान में इसके सदस्य हैं 10। शुरुआत सदस्य कितने थे? शुरुआत में 5 देश थे इसके सदस्य। वो कौन कौन से थे? इंडोनेशिया। देखिए मध्य पूर्व का बहुत इंपॉर्टेंट देश है इंडोनेशिया, जहां वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन फिर भी वो बड़ा शांत देश है और उसके नोटों पर, सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित हैं। दूसरा है मलेशिया, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। तीसरा है मित्रों फिलीपींस। और चौथा है सिंगापुर। सिंगापुर के बारे का भूगोल आप जानते हैं। सिंगापुर एक ऐसा देश है जो एक शहर है और पहले ये ब्रिटेन के कब्जे में था। 97 में ब्रिटेन ने इसको मुक्त कर दिया। सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश इसके पहले सदस्य थे और वर्तमान सदस्य इसके 10 हैं। इसमें भारत का एकदम पड़ोसी म्यांमार भी है। नेपाल इसका सदस्य नहीं है। म्यांमार और ये पहले से जो है ब्रुनेई, इस प्रकार के जो छोटे छोटे देश हैं ये इसके सदस्य अब वर्तमान में 10 सदस्य हैं। भारत क्या है? इसका डायलॉग पार्टनर है। भारत केवल इसका संवाद सहयोगी है, यानी चर्चा के लिए जब भारत को बुलाया जाता है तब भारत वहां जा सकता है। मित्रों याद रखें केवल डायलॉग पार्टनर है। और हमारी जो व्यापारिक पॉलिसी थी जो नरसिम्हा राव ने शुरू की थी वो थी लुक ईस्ट पॉलिसी। वर्तमान मोदी सरकार ने इसको लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में बदलने का काम किया। तो एक्ट ईस्ट या लुक ईस्ट किन देशों के साथ संबंध बनाते हैं? अपने जो पूर्व एशियाई देश हैं उनके साथ। तो मित्रों ये हो गया आसियान का। आसियान के शुरुआत में 5 सदस्य थे और वर्तमान में इसके कितने हो गए? 10 सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये कुछ जीके ऐसा है जिसको आप परमानेंटली याद रखें, इनमें चेंज बहुत कम होते हैं। फिर एक पॉलिटिकल थिंकर का नाम आता है हन्ना ओरेंट। हन्ना ओरेंट मित्रों जर्मन महिला राजनीतिक विचारक, पत्रकार और मूल रूप से यहूदी अंग्रेजी में ज्यू कहते हैं, JEW ज्यू, यहूदी हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि हिटलर ने घेटो कानून पारित करके, कौन से कानून? घेटो कानून पारित करके बड़े बड़े गैस चैम्बरों का निर्माण किया था और उन गैस चैम्बरों में यहूदियों को जीवित बंद करके और बहुत खतरनाक यातनाएं देकर के उन लोगों को मारा था, जिनमें एक जीवित बच गई थी हन्ना ओरेंट। तो हन्ना ओरेंट ने जो होलोकास्ट कहते थे उसको,
हिटलर ने उसको नाम दिया था होलोकास्ट, यानी पवित्र वध। ये जर्मनी में यहूदियों को मारने के लिए हिटलर के द्वारा चलाई गई एक प्रक्रिया थी और बड़े निर्दयता से इनको मारा गया। तो उसमें ये जीवित बच गई थी हन्ना ओरेंट, वर्तमान ये पॉलिटिकल थिंकर है। और हन्ना ओरेंट ने पॉलिटिकल साइंस में काफी सहयोग दिया है। तो मित्रों ये यहूदी है और जर्मनी की निवासी है। फिर आगामी क्वेश्चन है औद्योगिक नीति। भारत की पहली औद्योगिक नीति की हम चर्चा करते हैं। ये 1948 में बनी थी। कब बनी थी? 1948 में, 1948 में। फिर आता है मित्रों नीति आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एड बेस्ड कुछ जीके हो या कानून बेस्ड कुछ जीके हो या केंद्र राज्य संबंधों का जहां नाम आता है वहां नीति आयोग का चर्चा जरूर होती है। नीति आयोग के प्रश्न आते हैं। तो नीति आयोग का गठन की तिथि हम पढ़ते हैं, ये 1 जनवरी 2015। देखिए मोदी सरकार ने गठन किया था इसका। नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने मई 2014 में, और 6 महीने बाद लगभग इन्होंने नीति आयोग का गठन कर दिया। योजना आयोग को समाप्त करते हुए और योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था बनाई जिसका नाम था नीति आयोग। अब इन सरकार ने तर्क दिया कि योजना आयोग मजबूत केंद्र को लेकर के चलता था, यानी केंद्र की तरफ उसका झुकाव ज्यादा था, जबकि हमारा जो नीति आयोग है यह सहकारी संघवाद पर आधारित है। संघवाद का अर्थ होता है प्रत्येक राज्य के विचारों को सुनता है, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों को संतुष्ट करता है। भारत की योजना के निर्माण में संबंधित राज्य की राय हम जरूर लेते हैं। तो ये मित्रों इसका अर्थ है सहकारी संघवाद। और नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी परिवर्तनशील भारत के लिए एक संस्थान। ये 2015 से बना है। और ये प्रश्न भी आता है कि ये कानूनी है या नहीं है। तो मित्रों ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से गठित हुआ है। कैसे हुआ है? केवल मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से गठित हुआ है। और सरकार इसको समाप्त भी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से कर सकती है। लोकसभा या राज्यसभा में कोई विधेयक की नहीं तो इसको बनाने में जरूरत पड़ी, और जिस संस्था को बनाने में विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती तो उस संस्था को तोड़ने में भी विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती। और तो इसका उद्देश्य एक तो है कि ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक, यानी विभिन्न देश दिशाओं में सोचने का काम करता है और देश के संसाधनों का अनुकूलतम, अधिकतम और सतत विकास के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाए, यह कार्य कौन करता है? नीति आयोग। और नीति आयोग की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गवर्निंग काउंसिल है, उसमें सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सदस्य हैं। फिर ये शब्द आता है सहकारी संघवाद। इसमें प्रत्येक राज्य को समान दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं की साझा समझ विकसित करता है। पूर्व में जो योजना आयोग था उसमें कभी भी किसी राज्य को बराबर का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि नीति आयोग जो है ये वर्तमान में प्रत्येक राज्य के विचारों को साझा करता है और प्रत्येक राज्य के संसाधनों का राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए और उसके साथ भारत के हितों को जोड़ते हुए ये भारत के विकास की योजनाएं बनाता है। चौथा बिंदु इसका गरीब और कम लाभान्वित लोगों की तरफ ये विशेष ध्यान देता है। एक एग्जाम में ये आया था कि लाभान्वित लोगों की तरफ ध्यान देना, तो ये बिंदु गलत हो गया। यानी ये गरीब और कम लाभान्वित लोग जो सदियों से शोषित और पीड़ित हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है। ये इसका जो अप्रोच है, ध्येय बिंदु है, उनमें ये उद्देश्य वर्णित है। एक आजकल बहुत चर्चा में है पीपीपी, इसका पूरा नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्षेत्रीय परिषदें भारत में 5 हैं। जो उत्तर पूर्व की क्षेत्रीय परिषद है उसका इनसे कोई संबंध नहीं है, वो अलग चीज है। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। सेकंड, एआरसी की प्रथम रिपोर्ट का शीर्षक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कुल रिपोर्टें 15 हैं।
प्रथम रिपोर्ट का नाम याद रखें, सूचना का अधिकार सुशासन की मास्टर कुंजी, ये इसका नाम है। सूचना का अधिकार सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की मास्टर कुंजी। एक क्वेश्चन है, भरतपुर और धौलपुर का विलय जनता की राय जानने के लिए एक समिति गठित हुई थी। उस समिति में कौन कौन लोग थे, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो शंकरदेव राय का हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के एकीकरण में और राजस्थान के राजधानी निर्माण में विभिन्न शहरों को, रियासतों को संतुष्ट करने में शंकरदेव राय की भूमिका थी। तो एक तो इसमें आ गया शंकरदेव राय और शंकरदेव राव। दूसरा है आर के सिंघावा और तीसरा नाम है प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का। हिम्मत सिंह का ये गोत्र है। ऐसे पीटी हिम्मत सिंह का नाम कई बार आता है, खाली प्रभुदयाल भी आ जाता है। तो ये तीन व्यक्ति, क्योंकि एक समिति बनी थी जिसने धौलपुर और भरतपुर में घूम घूम करके जनता की राय को बटोरा और उस राय के आधार पर राजस्थान में इनका विलय किया गया। फिर आगामी क्वेश्चन है, लोकायुक्त और लोकपाल शब्द किसने दिए? LM सिंघवी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने मंत्रिपरिषद की कितनी सदस्यीय संख्या तय की? प्रधानमंत्री सहित कुल 16 तय की, यानी 15 मंत्री और 1 PM। इसके बाद है रणजीत सिंह सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की कितनी सिफारिशें थी? कुल 247 सिफारिशें। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।